चलिए तो हम लोग आज जो है ना उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का दूसरा नाम जो है ना कहीं वर्णोच्चारण लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वर्णोच्चारण। वर्णोच्चारण का मतलब होता है वर्णों का उच्चारण, कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। तो देखिए ये 9 सूत्र हैं, 1 से लेकर के 9 सूत्र हैं और इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला जो है स्वर और व्यंजन सारे आ गए। कौन सा वर्ण कहां से बोलना है? तो पहला सूत्र है अकु विसर्जनीयः कंठ्या। हिंदी में जो वर्ग होते हैं ना कवर्ग, एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। क ख ग घ ङ 5 वर्ग होते हैं और 5 क ख ग घ ङ को न बोल करके केवल कवर्ग कहने से वो पांचों आ जाते हैं। कवर्ग का मतलब पांचों वर्ण। अच्छा, संस्कृत में उसको और संक्षिप्त कर दिया है और शॉर्ट कर दिया है, छोटा रूप कर दिया है। उसको हमने बोल दिया कु, छोटे ऊ की मात्रा। कु का मतलब संस्कृत में कवर्ग, कु का मतलब कवर्ग। अच्छा, ऐसे वर्ण का पहला उसी वर्ग का सबसे पहला अक्षर चू बोल दिया, चू का मतलब बोलो चवर्ग। अच्छा, टू बोल दिया, टू का मतलब चवर्ग। अच्छा, टू बोल दिया, टू का मतलब कवर्ग और कु बोल दिया, कु का मतलब कवर्ग। तो कु चू टू टू कु, ये 5 वर्ण बोलने पर 25 वर्ण याद हो जाने चाहिए। कितने हो जाने चाहिए? 25। क च ट त प, ये सभी वर्गों के पहले पहले वर्ण हैं। कवर्ग, कु का मतलब कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग और टू का मतलब तवर्ग और कु का मतलब कवर्ग। 5 वर्ग होते हैं, ठीक है ना। और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 25। 25 इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क से लेकर के मा तक, पा फा बा बा मा तक इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए इन सूत्रों में जहां पर भी कु आए, चू आए, टू आए, टू आए, कु आए तो समझ लेना कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा इन्होंने स्वर में अ दे दिया है तो आ का मतलब है उसका बड़ा आ भी, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। तो आ छोटा भाई है और आ का बड़ा भाई है। ई छोटी बहन है, ई बड़ी बहन है, इस तरीके से। अब पहला सूत्र देखिए, आ का मतलब है अ और आ। आ का क्या मतलब है? अ और आ। कु का मतलब क्या है? कवर्ग। अभी क्या देखा था? कु का मतलब कवर्ग, ठीक है। अभी ये 5 आ गए, कवर्ग लिखने का कु कहते ही 5 आ गए। और ह हल्का ला और विसर्जनीय माने विसर्ग, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। देखिए दोनों आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। बोलते आ ई अलग मुझे पता नहीं, फिर आ क ख ग घ कंठ से आवाज निकल रही है, ठीक है। तो देखिए 5 और 2 7 8 9, इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। समझ में आ गया? ये ऊपर सूत्र लिखा है संस्कृत में, नीचे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। कवर्ग में यहाँ पर 5 वर्ण है, कवर्ग में यहाँ पर 5 वर्ण है, ठीक है। अगला है इचुयशाना तालु। इचुयशाना तालु, ठीक वैसे ही अब यहाँ पर तालु, जीभ के जो ऊपर गड्ढा होता है, जीभ के जो ऊपर गड्ढा होता है ना, तालु बोलते हैं यहाँ पर। जीभ के जो ऊपर गड्ढा होता है, जीभ जो है जब मुंह के अंदर ऊपर के भाग में टच होती है तो वो तालु कहलाता है। इचुयशाना तालु। अब यहाँ पर देखिए ई, बड़ी ई, चु का मतलब चवर्ग और या, ये वाला या और श, ये वाला चलगम वाला स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। तालु, तालु जो है मुख के ऊपर जो गड्ढा होता है, जीभ के ऊपर जो गड्ढा है उसको तालु कहते हैं। जीभ बोलते समय च, देखिए च ऊपर टच हो रही है, ई ऊपर जा रही है, ई ई ई ई जा रही है ना ऊपर, च छ ज है ऊपर की ओर टच हो रही है, या ऐसे जब हम श बोलते ना, स बोलते सब, तो तीनों अक्षर को उच्चारण स्थान अलग है। ये श ऊपर की जा रही है, श, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु भाग कहाँ है? मुख के अंदर, जीभ के ऊपर गड्ढा। अगला तीसरा सूत्र देखिए, उपपदमान्यः ओष्ठ्य, जो वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं। उ का मतलब दोनों प्रकार के मुंह, ठीक
है। उ का मतलब पवर्ग, पवर्ग, ठीक है। और उपदमानीय, ये उपदमानीय एक ऐसा चिन्ह होता है जो हमारी संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, ये जो है वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसकी कोई अब केवल दोनों प्रकार के उ और पवर्ग ये समझिए, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ, ओष्ठ, जिसको होठ कहते हैं। देखिए पा, दोनों होठ मिलते हैं ना, पा, हा, बा, भा, मा, ठीक है। ऐसे उ, दोनों उ, देखिए होठ बनते हैं नहीं बनते, ठीक है। तो दोनों प्रकार के उ पवर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है। चौथा सूत्र देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धन्या। अच्छा, जीभ के ऊपर तो तालु थी और जीभ के नीचे जो है मूर्धा होती है। जब जीभ नीचे की तरफ मुड़ करके वर्ण का उच्चारण करती है तो वह मूर्धा होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धन्या। देखिए दोनों प्रकार की री, ह्रस्व और दीर्घ। री भी दो प्रकार की होती है, छोटी री और बड़ी री। ऋषि वाले री दो प्रकार की होती है। देखा नहीं सुना? नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। चलिए देखिए एग्जांपल देखिए। एक शब्द लिखा है, ये क्या लिखा है? क्री, ये छोटी वाली री है। संस्कृत में आप जब बड़ी री पढ़ेंगे ऐसा लिखा होगा, इस तरीके से उल्टा थ्री है ऐसा बना होगा, ये बड़ी री है। देखिए एक एग्जांपल देखिए, पितृणाम, ये पितृणाम लिखा हुआ है, षष्ठी में बनता है। अच्छा, बड़ी री जब बनेगा तो पितृणाम, पितृणाम, यहाँ देखिए बड़ी री है, ठीक है। तो री छोटी ह्रस्व और दीर्घ होती है। तो दोनों प्रकार की री, टू का मतलब कवर्ग, र और श, ये वाला श, इसको पेट सीधा श बोलते हो, श, इसको षटकोण वाला हिस्सा भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। अच्छा, मूर्धा कहाँ बताया था? मूर्धा भाग कहाँ है मुख के अंदर? हाँ, ये तो र देख ली जाता है, री री री, ऋषि वाली री, ट ट ट में नीचे जी पड़ेगी, ट ठ ठ ठ, ऐसे र श। अच्छा आप देखिए ये श का ध्यान, श में ऊपर जीभ नहीं टच करनी है। इस वाले श में ऊपर टच कर रहे थे तालु से, इस वाले श में जीभ को नीचे मोड़ना है, श श श, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका मूर्धा के मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हो गए, ठीक है। आगे है ऋतु रसाना दंता, ऋतु रसाना दंत्या। तो लृ, अच्छा लृ का दीर्घ होता नहीं है, ठीक है। तू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, ठीक है। तू का मतलब हो गया तवर्ग। तवर्ग में त थ द ध न और ल, ठीक है। और ये स, सिंपल सड़क वाला सा बोलते हैं इसको। इनका उच्चारण स्थान दंत्य है, मतलब जीव, जीवा जो है, जीव जो है दांत से टच होती है। ल, त थ द ध, स, सिंपल सा, सवेरा, कड़क, शाम बोलते हैं ना, तो ये दंत से बोले जाने वाले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ए देतौ, ऋतु रसानाम दंत्या हो गया। छठा सूत्र देखिए, ए देतौ कंठ तालव्यौ, ए देतौ। अभी देखिए ए और आई, ये दोनों कंबाइंड स्वर हैं और ई मिलकर ए बनता है, ठीक है ना। तो इनका उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या था? आ का कंठ था, ई का तालु था। तो एक में दोनों मिले हुए हैं, तो इनका उच्चारण स्थान दोनों का कंठ और तालु है, कंठ और कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु, कंठ और तालु। ऐसे ही ओ औ है, और उ मिलकर के ओ बनता है, और उ मिलकर के आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और उ का क्या है? क्या पढ़ा था? उ का उपपदमानिया ओष्ठ्या, उ का ओष्ठ है, तो इसका और उ मिलकर के ओ बने, ये भी कंबाइंड स्वर है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। समझ में आ गया? कंठ ओष्ठ। अच्छा, केवल एक व है, व कहा वट, वट से व बोलते व। देखिए बाद में दोनों ओठ मिलते, ब कहां पर आ गया था? प वर्ग में, प प फ ब ब ब, बकरी वाला ब, बट
और लिख दिए वा 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 में ओठ नहीं मिलते। इसमें ध्यान रखना दोनों के उच्चारण में कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत। वा में ओठ नहीं मिलते वा, तो इसका वा का केवल एक वा को बनाने के लिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा, वकारो दंत्योष्ठ। इस वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। क्या है? दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, हाँ दांत से और ओष्ठ से बोला जाता है। सारी वर्णमाला यहाँ पर खत्म हो गई, सारे स्वर और व्यंजन खत्म हो गए। लेकिन अंतिम सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि देखिए पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम, का पंचम क्या है? का गा चा का क्या है? चा चा जा जा या है। का क्या है? ना का जा जा ना, चा चा जा जा या, टा टा डा डा ना, टा टा डा डा ना, और पा का क्या है? मा। तो गा या डा डा मा, ये वहां तो बोले ही जा रहे थे। उसके अलावा स्वर स्थान, इनका अपना स्थान तो है, जैसे ये कंठ से बोला जा रहा था, ये तालु से बोला जा रहा था, कि वहां तो बोले ही जा रहे। इसके अलावा इनको नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। ये न, या, ण और न और मा, इसके अलावा ये नासिका से भी बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? नासिका। ठीक है, जब हम इनको बोलते हैं तो नाक से बढ़ाते हैं, ना, ठीक है ना। तो नयना नमः स्वस्थान नासिका स्थाना, ठीक है। ये पंचम वर्ण नासिक के वर्ण भी कहलाते हैं, नासिका वर्ण भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 9 सूत्रों में संस्कृत के वर्णमाला अर्थात उच्चारण स्थान या वर्णोच्चारण कहिए, ये कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया?